Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, FAQs फिजिक्स सीरीज़ का ये 7वां पार्ट है जिसमें हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रहे कि पार्ट 7 से पहले के जितने भी पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दागी लिंक को क्लिक करें, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो चैप्टर 5 से आता रहा है, यहाँ ईयर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, वो है न्यूमेरिकल अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L and weight 60 Newton rests against a smooth vertical wall. If the coefficient of friction between ladder and the ground is 0.040, find the minimum angle such that the ladder may not slip. तो इस न्यूमेरिकल में हमें लेंथ ऑफ लैडर गिवन है L, यानी उसकी वैल्यू नहीं दी। अगर वैल्यू दी होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। और वेट ऑफ द लैडर भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी वो चेंज कर सकता है, चाहे 60 हो, चाहे 600 हो, चाहे 50 न्यूटन हो, इस पे भी हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आंसर में फ़र्क पड़ सकता है तो उस म्यू से, और वो है 0.40 इस न्यूमेरिकल में। हमें फाइंड करना है वो मिनिमम एंगल जिस पर लैडर स्लिप ना हो। तो आइए, सबसे पहले हमने एक वॉल बना ली और एक ग्राउंड को बना लिया। इसके ऊपर हमने सिंपली एक लैडर रख ली। अब इस लैडर पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो हमने ड्रॉ कर ली तो हमारे लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हो गया ये वॉल का नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया राइट साइड पर, क्योंकि वॉल पर लैडर जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है राइट साइड पर, तो लैडर उस पर लेफ्ट साइड पर फोर्स एक्सर्ट करेगा नॉर्मली, उसका नाम हमने रख लिया R2। सिमिलरली लैडर स्लिप कर जाएगी अगर उसको मौका मिल गया तो लेफ्ट साइड पर, तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगी राइट साइड पर। तो R2 बैलेंस कर रहा है इस F को ताकि लैडर स्लिप ना हो। सिमिलरली लैडर का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे होगा, क्योंकि लैडर यूनिफॉर्म है, तो बिल्कुल सेंटर के ऊपर वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके काउंटर में कौन सी फोर्स है, तो वो है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, जो अपवर्ड होगी, क्योंकि लैडर ग्राउंड को डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है तो उसका रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। तो आप देखें 4 फोर्सेस मेरे पास आ गई। 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं x डायरेक्शन में और 2 वर्टिकल फोर्सेस हैं y डायरेक्शन में, और सबकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। हॉरिजॉन्टल की दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, यानी अपोजिट हैं, और वर्टिकल फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। जबकि L जो है वो लेंथ ऑफ लैडर है और इसका हाफ होगा L/2, और ये वो एंगल है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं जिस पर लैडर स्लिप ना हो। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D और E। आप कोई और भी लेबलिंग कर सकते हैं। अब आइए, फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कहती है सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। ये है इसका पहला पार्ट है कि यानी x एक्सिस पर जितनी भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो डायग्राम में 2 रेड फोर्सेस हैं, रेड लाइन से शो की गई हैं, एक F है राइट साइड पर, एक R2 है लेफ्ट साइड पर, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आप अज्यूम किसी को भी पॉजिटिव करेंगे तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने F को पॉजिटिव कर लिया तो R2 नेगेटिव हो गई, तो ये और इज इक्वल टू 0 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब माइनस R2 जब वहाँ गया तो पॉजिटिव R2 हो गया। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू के बारे में हम जानते हैं, वो म्यू R के बराबर होती है। तो कौन सा वाला R, जो इसके साथ है, यानी R1। तो मैंने इस F की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया म्यू R1। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, वो भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ना R1 पता है ना R2 मालूम है, इसलिए हमने इसका नाम रखा इक्वेशन 1। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जो सेकंड पार्ट है वो हमने अप्लाई किया सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। फिर डायग्राम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि y डायरेक्शन में कौन सी 2 फोर्सेस हुई। जो ग्रीन फोर्सेस हैं y डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड है W और एक अपवर्ड है R1। तो इस अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव। वैसे आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। तो R1 प्लस में W माइनस में मस्ट बी इक्वल टू 0, और R1 इज इक्वल टू W। W की वैल्यू आप देखें यहाँ गिवन है, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे R1 की वैल्यू पता चल गई। अब इस R1 की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ R1 रखेंगे, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 की वैल्यू भी हमें मिल गई 24 न्यूटन।
R1 60 न्यूटन हो गया, R2 24 न्यूटन हो गया और वेट भी 60 न्यूटन है। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इस पर अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0। जब भी सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है यानी टॉर्क का जिक्र आता है तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए। तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट पर है वो हमने ए सपोज किया है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ ए पर सबसे ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं। पॉइंट ई पर ए की फोर्स है, पॉइंट डी पर भी ए की फोर्स है और बी और सी पर तो है ही नहीं कोई फोर्स। तो ए पॉइंट पर चूँकि दो फोर्सेस एक्ट करती हैं तो यहाँ हमने इसको ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हमारा पॉइंट हो गया रोटेशनल पॉइंट। तो इस दोनों के टॉर्क एक पॉइंट ऑफ रोटेशन की वजह से ज़ीरो हो गए। अब चार फोर्सेस में से दो फोर्सेस के टॉर्क ज़ीरो हो गए, बाकी रह गए दो फोर्सेस R2 और W। तो इनके टॉर्क को अगर आप देखें तो ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर आप इनके टॉर्क को देखें तो R2 ये मूव करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज में लैडर को, जबकि W लैडर को मूव करवाएगा क्लॉकवाइज में। तो किसी एक को पॉजिटिव लेंगे, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ W के टॉर्क को पॉजिटिव लिया है तो R2 का टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप R2 के टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे तो W का नेगेटिव हो जाएगा। ये असम्पशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बहरहाल दो ही टॉर्क हैं, लिहाजा प्रॉब्लम नहीं है। हमने टॉर्क का फार्मूला अप्लाई किया, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो जो W है वो फोर्स है y डायरेक्शन में और ये इसका मोमेंट आर्म है। याद रहे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है मोमेंट आर्म उसके परपेंडिकुलर होता है। फोर्स y डायरेक्शन में W, जो मोमेंट आर्म है वो x डायरेक्शन में AB। तो ये हो गया फोर्स इनटू मोमेंट आर्म यानी W मल्टीप्लाई बाय AB। तो ये देखें W इनटू AB। सिमिलरली R2 फोर्स x डायरेक्शन में है तो इसका जो मोमेंट आर्म होगा वो y डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया R2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय CD मोमेंट आर्म। ठीक है, अब याद रहे कि W की वैल्यू मुझे पता है 60 न्यूटन और R2 में 24 न्यूटन फाइंड कर चुका हूँ। लेकिन AB कैसे मालूम करो? तो AB इस छोटी सी ट्राइंगल में है बेस, और बेस होता है हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस L/2 और ये हो गया कॉस ऑफ थीटा। तो W 60 न्यूटन और AB की वैल्यू हो गई हाइपोटेन्यूस यानी L/2 कॉस थीटा। सिमिलरली R2 की वैल्यू 24 हम निकाल चुके थे। CD यहाँ परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या होता है साइन थीटा इंटू हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस L है और साइन थीटा इसके साथ आ गया तो ये हो गया L साइन थीटा। अब हमने 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 हो गया 30L और ये हो गया 24L। यहाँ नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। L से L कैंसल आउट कर दिया और इनको इस कंडीशन में अरेंज कर दिया ताकि हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मिल जाए। 30 को 24 से डिवाइड किया तो 1.25 हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट इनवर्स हमने निकाला तो ये एंगल आया 51.3 डिग्री। याद रहे कि वेट चेंज करने से या लेंथ के वैल्यू को चेंज करने से इस एंगल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल सिर्फ उसी सूरत में चेंज हो सकता है जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 से कोई और वैल्यू दी जाए। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम का। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।